हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। चलो मैं देखो आज मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो आज फिर से अपन जेईई मेन 2024 का जो फर्स्ट सेशन चल रहा है उसका 30th जैन का जो पेपर्स है, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला है ना। मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर का फिजिक्स का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन का फिर से इस बार पैटर्न आया। जैसा कि अपन जान रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन में ऐसा है कि आपका थोड़ा कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा रह सकता है। वो तो होती है। एक आप आईटीएन या फिर एनआईटीएन बनने जा रहे हैं, बीटेक क्वालिफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह तो करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर भी लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात करें तो केमिस्ट्री और फिजिक्स तो आसान ही आ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफर साइड है। ठीक है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि पूरा पूरा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप फिजिक्स कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री कर लीजिए, फिर के बाद जितना बाद बाकी बचा हुआ टाइम है, बचा हुआ टाइम कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये जल्दी से हो जाता है। ठीक है, जल्दी से हो जाता है, तो आप फटाक से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, है ना। जेईई मेन 2024 का 30th जैन का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर फिजिक्स का अपन बेसिकली एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या बोला है यार। पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू रिंग्स ऑफ इक्वल रेडियस आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ कॉमन सेंटर सी कैरिंग करंट आई, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ऑल्दो इसमें डायग्राम देना दिया हुआ रहना चाहिए, लेकिन डायग्राम नहीं दिया तो अपन इसके हिसाब से अपन बना लेते हैं डायग्राम। क्या दिक्कत है। ये बोल रहा है कि अरेंज जो है परपेंडिकुलर, एक तो ये हो गया, सेंटर कॉमन है, इसका मतलब एक तो ऐसा हो गया होगा। ठीक है, ऐसा हो गया, ये आपका कॉमन सेंटर है, कॉमन सेंटर है। अब इसमें करंट अगर ये इसमें अगर करंट आई इधर की ओर दौड़ रहा है, आई इधर की ओर दौड़ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ जाने वाला है कितना, लेट से ये इसको इस तरह से तो ऊपर की तरफ आया है ना, इस तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड आया होगा इस वाले ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब जे कैप में। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी करंट दौड़ा दो, इसमें भी करंट दौड़ा दो, ये वाले सर्किट में, ये वाले सर्किट में ऐसे करंट दौड़ रहा है, ऐसा सर्किट है, ऐसे करंट दौड़ रहा है, तो ये किधर की ओर जाएंगे, एक्स एक्सिस में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आ गया। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बनता, ये मैं कुल मिला के यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये B1 इधर की ओर बना और B2 सीधा बन जा, B2 इधर की ओर बन गया। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आने वाला है, क्या, बी नेट की वैल्यू रूट अंडर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अच्छा, ये सर्कुलर करंट कैरिंग जो आपके पास वायर है उसके सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके सेंटर पे तो अपने को पता है ये होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। अच्छा, क्योंकि दोनों में सेम करंट दौड़ रहा है, सेम आर है, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू तो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं 2 मतलब रूट, एक सेकेंड, इसको अपन लिख सकते हैं आराम से, क्या, B√2, और इसकी वैल्यू यहाँ से पटक दीजिए, कितना, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r और √2। इज देयर एनी ऑप्शंस अवेलेबल टू अस, नहीं, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो अपना √2 से एक बार लेसनराइज कर दो ऊपर नीचे, तो √2 की वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो चुके हैं, तो इसका मतलब आपका सीधा आंसर आ चुका है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय r√2। कोई ऑप्शन होगा r√2, है ना, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, कहीं पे इसका मतलब रूट रहा होगा यहाँ पे, है ना, ये रूट में रहा होगा ये। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, √2r। चलिए आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक्स ऑन इन द डायग्राम। ठीक है, 2 kg का आपको इसमें चाहिए, इसका मतलब इसका आप थोड़ा सा BD बना लो, यहाँ इधर की ओर टेंशन T खींच रहे होंगे, नीचे में 20 साइन 37 डिग्री, तो 20 mg साइन 37 डिग्री 3/5 यहाँ पे आ गया 4, मतलब 12 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें लग रहा होगा 40 नीचे की तरफ। ठीक है, इधर टेंशन T है, तो इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T, इसका मतलब 2 इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, 2 इक्वेशन लिखाएगा। ठीक है, कौन सा, यहाँ पे लिख लेते हैं,
टी माइनस 12 इक्वल्स टू 2a1 अच्छा, फिर अपने को ये इसका मान चलो कि ये a1 एक्सलेशन ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि ये मूवेबल पुल्ली है तो इसका एक्सलेशन तो कुछ अलग होगा। ठीक है, इसका अपन a1 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं कि a2 से नीचे की ओर जा रहा होगा, नीचे की ओर जा रहा होगा। तो अपन ये क्या लिखेंगे इसमें रिलेशन अपने लिखते हैं ना, समेशन ऑफ वर्क डन बाय टोटल इंटरनल फोर्स is 0। तो टेंशन भी एक इंटरनल फोर्स, इसका मतलब इसके वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 अपन ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इक्वल्स टू 0। इसी को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी टी डॉट वी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। टी डॉट वी इक्वल्स टू 0, यहीं पर टी डॉट मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें टेंशन टी लग रहा है और a1 एक्सलेरेशन है, तो क्या लिखते हैं अपना, टी इंटू a1। अच्छा, इसमें 4 kg में टेंशन कितना लग रहा है, ऊपर में 2t और ये जा नीचे की ओर रहा है, इसका मतलब माइनस ऑफ 2t इंटू a2 इक्वल्स टू 0। तो t से t कॉमन लेके फेंक दो उधर, a1 का वैल्यू अपने पास आ चुका है 2 टाइम्स ऑफ a2। तो यहाँ से आप a1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, कितना, t माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू पुट करेंगे a1 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 4a2। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अपन, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर इसके लिए इक्वेशन माना, ये इधर की ओर आ रहा था, ये 40 नीचे की ओर जा रहा होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 40 माइनस 2t, 40 माइनस ऑफ 2t इक्वल्स टू 4 kg 4a2। अब क्या करो t का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पटक दो, है ना, t का वैल्यू यहाँ पे निकाल के पटक देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2। अच्छा नहीं तो इसको है ना कॉमन ही ले लेते हैं ना, इसको कितना क्यों करना, इसमें से अपन 2 से इसको कट कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस टी इक्वल्स टू 2a2। अब ये दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, मस्त है ना, ये दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 1 और 2 को, तो 1 और 2 से अपन लिख सकते हैं क्या, 1 एंड 2 को ऐड करने से देखो t से t खत्म हो जाएगा, 20 माइनस 12 मतलब 8 इक्वल्स टू, इधर क्या बनेगा अपने पास 4 प्लस 2 6a2। तो a2 का वैल्यू अपने पास आ चुका है 4/3, a2 का वैल्यू 4/3। तो a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, फिर a1 का वैल्यू यहाँ पे 8/3 है ना, a1 की वैल्यू यहाँ से 8/3, क्योंकि a2 इक्वल्स टू क्या है, a1 इक्वल्स टू है 2 टाइम्स ऑफ a2। तो a1 ही एक्सेलरेशन अपने को कैलकुलेट करना है, a1 इसका एक्सेलरेशन है किसका, 2 kg वाले ब्लॉक का। ठीक है, ये इसको g के टर्म में लिखना है, तो g के टर्म में क्या कर लो, 10 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है, हाँ 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये 4, ये आ जाएगा अपने पास 5। तो यहाँ पे 10 की जगह आप g लिख देते हैं, मतलब 4g डिवाइड बाई 15, 4g डिवाइड बाई 15। कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आ गया आपका, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकुलर मास सेमी प्रोजेक्टेड विद स्पीड v एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट। कहाँ पे भाई, कहाँ पे इसको फाइंड करना है, एक सेकेंड, इसको फेंका है आपने कहाँ पे, इसका बोलता है जबकि ये फाइंड द एंगुलर मोमेंट अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट इज रीचेस मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से आपने इसको फेंका, ये सीधा हो जा, इसको यहाँ से हमने फेंका इसको, ये बोलता है जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट भी यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहते हैं प्रेजेंट, मतलब एम वी कॉस थीटा, एम तो वी कॉस थीटा इसकी वेलोसिटी होगा, एम से मल्टी, ये मोमेंटम हो गया, मोमेंटम। अच्छा, इसके अबाउट आपको मोमेंटम ढूंढना है, जहाँ से फेंके हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब देख लो इसका लाइन ऑफ एक्शन मोमेंटम कितना, एच से ऊपर जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एल का वैल्यू अपने पास पुट कर देंगे,
एम वी कॉस थीटा मोमेंटम इंटू ये हाइट, एच का वैल्यू एच, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एम वी कॉस थीटा। अच्छा, इसका वैल्यू, हाइट का वैल्यू यू स्क्वायर, यू से फेंके ना, वी से फेंके, वी से फेंके तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ जी। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो यहाँ पे एम वी क्यू कॉस ऑफ 30 डिग्री मतलब √3/2, √3/2 साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाय 2g। तो ये आ चुका अपने पास कितना, एम वी क्यू √3 डिवाइड बाय 16g, एम वी क्यू रूट ये 16g, ये आ चुका आपका आंसर। ठीक है, ये आ चुका आंसर। देखिए समझा गया? हाँ, तो ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी होता है 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल टोटल एनर्जी, सॉरी हाँ मतलब नहीं काइनेटिक ऐसा होता है ना रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये होता है रिलेशन। तो अब इसको रेशियो ही पूछा आपको, है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो अपन क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के ई डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी पी, के ई की जगह पे लिख लो अपना, इसको बेटर टू राइट ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखता है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टी ई डिवाइड बाय 2PE। तो ये दोनों तो पी की जगह पर अपन ऐसा लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ पी नहीं, ये 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। इसको रिलेशन होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दुगुने होते हैं काइनेटिक एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी दुगुने 2 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी से, है ना। तो अपन ये क्या कर देंगे सीधा से, इसका तो आंसर आ चुका है अपने पास। कैसा, काइनेटिक एनर्जी तो मान चलो x है, काइनेटिक एनर्जी x है पॉजिटिव, ये क्या होता है माइनस ऑफ 2x, तो x की वैल्यू खत्म हो जाएगा 1/2 आपका आंसर। कोई है ऑप्शन, ये 1/2 आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले पेपर में ऐसा लग रहा है कि बच्चा की थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब है ना, ऐसा नहीं एक स्टेप लिखते ही आ जा रहा है, लेकिन कई क्वेश्चन है, जैसे देखो 4th नंबर क्वेश्चन अपन सॉल्व किया तो यहाँ पे तुरंत आ गया आंसर, है, लेकिन कई है जैसे इसमें पूरा आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ा, थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ठीक किया है लेवल, है ना। अब जो गिवन सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 700 ओम रेसिस्टर्स, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर निकाल लो, पहले करंट निकाल लो, इसका करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, आई का वैल्यू यहाँ से अपन लिखेंगे, आई का वैल्यू सिंपल सा 7 डिवाइड बाय टोटल आपका ये रेसिस्टेंस की वैल्यू, ये 3500, ये 200, ये 7 4400 आ जाएगा आपके यहाँ पर, है ना, 4400। इतना एम्पियर करंट आ गया, इतना एम्पियर अगर करंट आ गया आपके पास, ये दिया गया तो वी नॉट की वैल्यू तो ये आ गया, ये तो आसान है अपना, आई इंटू आर कर देते हैं, 7 डिवाइड बाय 4400 इंटू आर कर दो, आर का वैल्यू 700, ये जीरो ने जीरो को हटाया, तो यहाँ पे अपने पास 49 डिवाइड बाय 4.4, सॉल्व भी नहीं करना, 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आना चाहिए, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बॉल इज रिलीज्ड, अ बॉल इज रिलीज्ड, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर ऑन द स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस और फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट्स एट 0.5 मीटर। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये 1 मीटर हाइट से इसको छोड़ा गया है, तो बोलता है जब ये 0.5 मीटर यहाँ पर आएगा तो इसकी जो है वेलोसिटी कितनी होएगी, तो हो गया ना। इसको रिफरेंस लेवल अगर हम मानेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, तो ऊपर में अभी यहाँ से इसको अगर रिफरेंस मानते हैं, ये वाला पॉइंट को रिफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पर 1 पे है तो अपने पास लिखेंगे mgh, यहाँ पर आ चुका है तो इसके पास कुछ mgh1 प्लस कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ चुका है, हाफ एम वी स्क्वायर, बस यहाँ पे m की वैल्यू को सत्यानाश कर दो यहाँ से। ठीक है,
हाँ, तो अपन क्या करेंगे, जी का वैल्यू बोला क्या, जी का वैल्यू 10 है और 1 मीटर पे इधर है भाई साहब, जी का वैल्यू फिर से 10 है और ये 0.5 मीटर पे आ गया और यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ चुका है। इसको थोड़ा सा सम कीजिए, ये 5 आ चुका है, 10 में से 5 जाएगा तो 5 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ चुका है 10, रूट का इधर ले लेंगे वी, तो √10 मीटर पर सेकंड, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीना डायोड सेमीकंडक्टर से देखिए सवाल पूछा है ना, जीना डायोड इससे पहले कोई भी शिफ्ट में नहीं पूछा था, ये पूछ रहा है ना, जीना डायोड सिलेबस में है, एम्पलीफायर वगैरह सिलेबस से हटा है, ठीक है, तो पूछना भी चाहिए, ठीक है। ये बोलता है कि फाइंड द करंट थ्रू द जीना डायोड, द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 5, मतलब जीना डायोड का 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट है तो इसका मतलब इसके इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी 5 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसका मतलब इसमें करंट आ चुका अपने पास क्या, 5 डिवाइड बाय 300, 5 डिवाइड बाई 300, ठीक है। अब देखिए 20 वोल्ट में 5 वोल्ट इसने ले लिया, तो इसने कितना लिया होगा 15 वोल्ट, इसका मतलब इसमें से करंट आपका आ चुका है, इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं, इसको I2, इसको I ही बोल दो। कितना है इसके पास 15 डिवाइड बाई 200, 15 डिवाइड बाई 200। अब देखो इधर से करंट 15 डिवाइड बाई 200 आ रहा है, तो इसका मतलब इधर करंट अगर 5/300 चला गया तो इसमें कितना गया हुआ, तो अपन क्या करने थे, टोटल में से 15 डिवाइड बाई 200 में से आप चुपचाप क्या करो, 5 डिवाइड बाई 300 को माइनस कर दो, 300, ये टोटल में से इधर कुछ ये चला गया इतना, तो बचा कितना रहेगा, वो अपने पास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपन सॉल्व करेंगे थोड़ी सी, यहाँ पर 600 इसका एलसीएम आ चुका है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड होगा मतलब 45 माइनस ऑफ 2 से मतलब 10, तो इसका मतलब ये 35 डिवाइड बाय 600 आ चुका है। इसको थोड़ा सा कटपिट करो, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 2 जा 120, है ना, तो आ चुका है अपने पास इतना। अच्छा, मिली एम्पियर में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 7000 डिवाइड बाय 120, इसको कट कर दो 6 350, क्या जाएगा ये 6 5 30, हाँ 5 टाइम्स में कट रहा है, 5 का टर्म एक ही है अपने पास, सॉल्व भी नहीं करना है, बस देखो आइडिया लग गया यहीं से सीधा। A ball is released from 10 meter height, strike a ground, rebounds 5 meter, okay, 5 meter, find impulse imparted by the ground while collision with मास इतना। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है कि 10 मीटर से इसको जो है ना बॉल को फेंक दिया, कोई बात नहीं फेंक दो यार, अपने को क्या है, अपने को कैलकुलेट करना बस, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक है, ये ऊपर से फेंक रहा है, ये यहाँ से, हाँ 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 हाँ, तो यहाँ से ऊपर से फेंक दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 10 मीटर यहाँ पाया, जैसे ही ग्राउंड पे ये स्ट्राइक कर रहा होगा, ग्राउंड पे जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस ऑफ वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट अंडर 2gh। अब जैसे ही रिबाउंड करेगा ऊपर की ओर, 5 मीटर तक जा रहा है, इसका मतलब कितना वेलोसिटी से रिबाउंड किया होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या जाएगा इसका वैल्यू, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी है, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी अपने पास आ चुका है यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2g इंटू 5, 2g इंटू 5, तो u की वैल्यू आ चुका अपने पास रूट अंडर 2g इंटू 5, मतलब ये आ जाएगा है 100, ये 20 आ जाएगा ना, ये 500 100 आ चुका, ठीक है। अब देख लो ये तो पॉजिटिव में, ये अपने पास नेगेटिव में, इसका कितना आ चुका है ये माइनस ऑफ 200 इंटू 10, 20 इंटू 10 मतलब 200 आ चुका है, ठीक है। तो P इनिशियल मोमेंटम इनिशियल अपने पास माइनस ऑफ m इंटू वी, m का वैल्यू दिया है 100 ग्राम, चलो m बाद में पुट कर लेते हैं, 200, P फाइनल आ चुका अपने पास m इंटू रूट अंडर 100, बस। मोमेंटम मतलब क्या, इम्पल्स मतलब कि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल कर देंगे आराम से, रूट अंडर 100 माइनस माइनस प्लस हो चुका है m इंटू रूट अंडर 200, बस यहाँ से आप m कॉमन ले लो और यहाँ से 10 भी स्क्वायर रूट से 10 भी बाहर आ चुका है, तो 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2, m की वैल्यू है 0.1, तो इसका मतलब ये 1 इंटू 1 प्लस रूट 2,
है ना, ये 1+1+√2 मतलब फोर्थ ऑप्शन हो चुका है, खत्म, है ना, चेंज इन मोमेंटम कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस r डाइपोल प्रोपोर्शनल टू, ये तो फॉर्मूला वाला चीज़ें हो गया है ना, कैसे कि यहाँ से आपका डाइपोल है, डाइपोल से के सेंटर से यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है फील्ड, kp डिवाइड बाय r का स्क्वायर, पोटेंशियल तो मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय r² हो जाएंगे। कोई ऑप्शन है तो ये वाला ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स सच दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड, ठीक है, बाय इजेक्टेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अपने पास ये होता है ना वर्क फंक्शन की वैल्यू फाई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। अच्छा, इसी को अपन लिखते हैं इज्जत के साथ 12,400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लेमडा। वर्क फंक्शन आपको दिया है तो आराम से अपन ये ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, 4 टाइम्स में 4 के ही 4 आ गया, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9.3, 4133.4133, थर्ड ऑप्शन, खत्म। ठीक है, बहुत सारे सवाल है, ऐसा नहीं कि इसमें मतलब कुछ तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, बाद में की चीज़ें सही है ना, इतनी ज़्यादा भी टफ नहीं है, नहीं कह सकता हूँ टफ। ठीक है, द लॉन्ग वायर कैरिंग करंट रूट टू प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, तो वायर का परपेंडिकुलर मैग्नेट, ये 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला है, इसको 15 नंबर बोलेंगे, ये नहीं है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, अपने पास पता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में करंट करेंगे, कोई वायर अपन प्लेस करते हैं तो उसमें ILV फोर्स लगता है। ठीक है, आई का वैल्यू अपने पास है √2, L का 1, B का वैल्यू 3 × 10⁻⁻5। चलिए हो गया, तो 3√2 10⁻5, 3√2 10⁻5 लिखते एक साथ आंसर आ चुका है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ देन द लेंथ ऑफ द वायर इज हैविंग यंग्स मॉडुलस गामा इज डबल। area of cross section of length of wire having Young's modulus gamma is double, then its Young's modulus will be, क्या बोल रहा है, लेंथ एरिया हाफ कर देता है और लेंथ ऑफ वायर डबल, यंग्स मॉडुलस इज डबल, यंग्स मॉडुलस डबल तो नहीं हो, ये कुछ क्वेश्चन में इशू है, ये कुछ ऐसा बोल रहा होगा मेरे को जैसा लग रहा है कि ये ऐसा दिया होगा कि किसी भी मटेरियल है, किसी भी मटेरियल का अगर एरिया को आप हाफ कर रहे हो, लेंथ को डबल कर रहे हो, तो क्या उसके यंग्स मॉडुलस में चेंज होगा, तो यंग्स मॉडुलस में चेंज नहीं होता जब तक मटेरियल ना चेंज हो जाए। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होगा, है ना, यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो मैं उसकी यंग्स मॉडुलस भी चेंज नहीं होएगा, है ना, प्रोबेबली इस तरह का क्वेश्चन होगा, डैम श्योर इसी तरह का होगा। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट इज अप्लाइड इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, एंड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 100, फाइंड आउट द करंट थ्रू 3 ओम रेसिस्टर्स, इसके थ्रू करंट कितना होएगा, इफ द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज 10। तो आपने पता है ना कि NS सेकेंडरी साइड टर्म NP ES डिवाइड बाई EP, ES डिवाइड बाई EP, तो इसमें लगाओ, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स है अपना 10, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है अपने पास 100, सेकेंडरी वोल्टेज अपने को पता नहीं, प्राइमरी वोल्टेज अपने पास 220 वोल्ट है। ठीक है, यही है। हाँ चलिए, ये 0 0 को मारा, इसका मतलब ES की वैल्यू अपने पास आ चुका है, ES की वैल्यू 22, यही आएगा, ES की वैल्यू 22 आ चुका है। ठीक हो गया, अब देखो फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम, इसका मतलब इसमें जो पोटेंशियल के डिफरेंस वैल्यू 22 हो गया, आपको डिवाइड कर दो, 5 जो 2 से जाएगा वही तो 3 से जाएंगे, तो अपने को I का वैल्यू सिंपल से क्या कर देंगे, I का वैल्यू ES डिवाइड बाय 5 कर दो, ES डिवाइड बाय 5 मतलब 22 डिवाइड बाय 5, तो 4 पॉइंट, ये क्या आ चुका है अपने पास, क्या आ चुका है ये 4.4, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ H2 गैस एट व्हिच इट्स RMS स्पीड इज इक्वल टू दैट ऑफ O2 गैस। ठीक है, तो अपने को RMS VRMS का फॉर्मूला वेरिएबल आता है, क्या लिखते हैं अपना 3RT/m, 3RT/m। ये बोलता है कि, ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि जो
H2 का है वही जो है ना O2 का RMS स्पीड हो जाता है। कौन सा टेम्परेचर पे ऐसा होगा, ठीक है। तो अपन लिख लेंगे क्या, देखो V यहाँ से क्या आया, V RMS आपको सिर्फ 3R, ये R तो दोनों का सेम ही रहने वाला, R दोनों सेम रहने वाला है, सिर्फ T पे डिपेंडेंट है, मास अलग होगा और टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/m कर लो, T/m कर लो। तो अपने ये क्या करेंगे, H2 के लिए टेम्परेचर कितना है, अच्छा H2 का फाइंड ही करना है, तो मतलब T, H2 का मास कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट दोनों तरफ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ठीक है। O2 का 447, मतलब इसको आप ऐड करोगे 273 में 47, तो यहाँ 320 आ चुका है, 320 डिवाइड इसका मास क्या हो जाएगा O2 का 32, इसको कट कर दो 16, हाँ 20, तो इसका मतलब ये 20 केल्विन आ चुका है, 20 केल्विन। इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में आंसर करना है, डिग्री सेल्सियस में दिया तो इसको माइनस कर दो, तो T को 20 माइनस ऑफ 273 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये -253 डिग्री सेल्सियस, खत्म। आगे बढ़ते हैं। इसी सर्किट में सोर्स से वोल्टेज इतना दिया गया, कनेक्टेड टू LR सर्किट, ठीक है, LR सर्किट में कनेक्ट किया गया, कोई बात नहीं। हाँ तो ये अपने पास कुछ इस तरह का होगा इसका, और ये रहा अपना ES, E है ना, E की वैल्यू इतनी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ओमेगा की वैल्यू दिया गया फर्स्ट केस में 1000, ठीक है ठीक है। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं आराम से, क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, ये रहा अपना R, ये रहा अपना L, ये रहा L। तो इसका अगर आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो इधर रेसिस्टेंस, इधर आपके पास XL बोले तो ओमेगा इंटू L, ओमेगा इंटू L, ओमेगा का वैल्यू अपने को दिया गया है 1000 इंटू L, और ये बोल रहा है कि इसका कनेक्टेड टू LR हुज पावर फैक्टर इज, ये 1/2 होगा, है ना, ये 1/2, तो पावर फैक्टर यहाँ पे आपका दिया गया है 1/2, या ये 1/√2 दिया गया था शायद, 1/√2 था, तो ये 1/√2 आ चुका है यहाँ पे। तो 1/√2 मतलब क्या, ये 45 डिग्री पावर फैक्टर को अपन तो ऐसे ही लिखते हैं, cos ऑफ फाइव, पावर फैक्टर 1/√2, मतलब फाइव की वैल्यू 45 डिग्री, 45, यहाँ 45 डिग्री एंगल बना रहा है ये, अगर ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसको अपन XL लिखेंगे, इसको R लिखेंगे, तो XL की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, XL डिवाइड बाय R इक्वस टू 10 ऑफ 45 डिग्री, तो इसका मतलब XL इक्वस टू R आ चुका है, XL इक्वस टू R, और XL की वैल्यू कितना है, ओमेगा 1000 इंटू L, 1000 इंटू L इक्वस टू R, या अब इसी को जो है ना इतना वाला है इससे जोड़ देते हैं इसको, तो न्यू पावर फैक्टर कितना होगा, न्यू cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जोड़ दो भाई, इसको अपन इससे जोड़ देंगे तो अपने पास फिर से अगेन अपने पास ये ओमेगा की वैल्यू 2000, इसका मतलब यहाँ पे 2000 इंटू L आ चुका है, यहाँ पर R आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट ये रहने वाला है, ठीक है। यही अपने को फाई निकालने, इसका cos फाई की वैल्यू, तो यहाँ से फिर जाकर लिखेंगे 2000 L, यहाँ पर R है, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 10, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2000 L डिवाइड बाई R का वैल्यू यहाँ से क्या आया था, R का वैल्यू 1000 L आया था ना, 1000 L पुट कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो 10 फाई के वैल्यू 2 आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है अपना, 10 ऑफ ये 5 बोल दो उसको, 10 फाई की वैल्यू 2 आ गया। अब 10 फाई की वैल्यू 2 आ गया तो फिर से यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल बना लो, ये अपने पास 5 है, 2 है तो मतलब 2 डिवाइड 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 2 रहा, ये 1 रहा, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो पावर फैक्टर cos फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइड बाई ये 5 है √5, तो 1 डिवाइड बाई √5, इतना आ जाएगा पावर फैक्टर की वैल्यू। ये सेकेंड ऑप्शन इज राइट वन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, है ना, ये कह सकते हैं अपन। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज इतना, देन द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इक्वल्स टू B0 इंटू सी होता है, तो B0 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास E0 डिवाइड बाई सी,
और अपने को पता है E इक्वल्स टू बी, ई वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है। इसका मतलब अगर ये वेव इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में जा रहा है ना, मतलब ये इसका जो है ना मतलब प्रोपगेशन जेड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन आई डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जे डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ई नॉट बाई सी और जे डायरेक्शन में ई नॉट बाई सी ओमेगा टी माइनस के जेड, ये जे डायरेक्शन में है ना, इसका मतलब यही ट्रू होगा आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई में है, ठीक है, और वेव जा रहा है एक्स में, तो जो आपका जो है ना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड में होगा, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये वेव तो जेड में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आई में ऑसिलेट कर रहा है, तो जेड ले लिया आई ले लिया, तो बचा हुआ क्या जे ही है, इसका मतलब वाई में जाएगा, है ना, तो वाई वाला ऑप्शन इस तरह से हो जाएंगे। अब पॉइंट अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड आर इतना इतना। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ दैट पॉइंट, तो ये बोल रहा है कुछ सरफेस से आपका यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आपका ई का वैल्यू दिया है और वी का वैल्यू दिया है, लेट से आर डिस्टेंस पे है, तो अपन ये लिख सकते हैं वी का वैल्यू माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर आउटसाइड वाले पॉइंट पे। ठीक है, फिर ई का वैल्यू अपने को माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा वी डिवाइड बाई ई, ये इक्वस टू आर के बराबर हो जाएंगे, और अपने को वी का वैल्यू दिया है और ई का वैल्यू दिया गया है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड, पोटेंशियल की वैल्यू 6.4, कितना ये 6.4 इंटू 10⁻⁷, और ये कितना अपने पास 6.4, ये आर का वैल्यू आ चुका है, ये इसने इसको मारा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई अपने पास कितना, इसको किलोमीटर में लिख लें क्या, 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 10,000 किलोमीटर, तो हाइट कितना हो जाएगा, तो 6400 जो इसका रेडियस है उससे मैं माइनस कर दूँ तो 3600 किलोमीटर हो जाएंगे, खत्म। आगे बढ़ते हैं। A wire of has resistance 60 ohm at temperature 27 degree Celsius when it is connected to 20 volt DC supply current 2.75 flows through it at a certain temperature. Find the value of temperature if the coefficient of thermal expansion है इतना। अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ ये रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, अपने पास ये फॉर्मूला पर है, जिंदगी भर यही फॉर्मूला पर है, कौन सा 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो जब ये कनेक्ट करते इतना हो जाता है आपका करंट बहने लगता है, इसका मतलब V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से आप करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगा अपने पास 220 डिवाइड बाय 2.75, इसको थोड़ा सा कट पिट करना पड़ेगा आपको, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 0 0, यहाँ से आ जाएगा 5 5 जा 5 5 जा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से 11 टाइम्स में कट करो, 11 5 जा, यहाँ पे 11 4 जा 44 400, ये 5 से कट कर दो 80। इसका मतलब जब 220 वोल्ट का सप्लाई किया आपने तो आपका उस टाइम रेसिस्टेंस कितना था 80 ओम, इनिशियली 60 था। 1 + अल्फा डेल्टा टी तो कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये अपने पास सीधा आ चुका है 4/3 माइनस कर लेते हैं यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी, तो अपने पास डेल्टा टी का वैल्यू आ चुका है 1/3 अल्फा, और अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, अल्फा का वैल्यू कितना 2 × 10⁻⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, ये 10⁻⁴ ऊपर चला गया। ठीक है, और तो कुछ नहीं था यहाँ पे, बस इसको सॉल्व करना अपने को। 10,000 डिवाइड बाई 6 मतलब ये आपके पास 5000 डिवाइड बाई 3 आ चुका है, 5000 डिवाइड बाई 3 आ चुका है, इसका मतलब 1600 के आसपास आना चाहिए आंसर, ये है ना। तो 16×3 = 48, मतलब इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 6 20 बचेगा, 3 6 जा, है ना, ये आ चुका है आंसर। आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन का ये इसको मैच करना है, तो मैच कर लो। सरफेस टेंशन क्या होता है अपना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स को लिखते हैं mLT-2 डिवाइड बाय L, L से L ख़त्म, तो अपने पास क्या बच गया, L तो है ही नहीं, L0T-2, mL0T-2, इसका मतलब P का तो 4 ऑप्शन आ चुका है,
पी का 4, इसका मतलब ये गया आपका, है ना। एक और मैच कर लो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को अपने को, तो किसी तरह का भी एनर्जी है तो उसका अपना ml²t-2 करते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ml²t-2, इसका मतलब s का 1 आ चुका है, s का 1, कोई है s का 1, ml²t-2, ठीक है, s का तो नहीं होगा, s का यहाँ 1 है, s का यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन। देखिए ये तो आसान था, 2 मैच किया बस, हो गया काम अपना ना, लाइफ सेटल हो चुका है भाई अपना, तो भाई और बहन भी, है ना, सबका लाइफ सेटल हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन द डिस्क व्हिच रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकंड, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा ये डायग्राम आपका यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला डायग्राम यहाँ पे होना, इसका डायग्राम यहाँ पे दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको लिखने में, टाइप करने में गलती हुआ है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे इसको मान लेते हैं। तो अपने को यहाँ पे देखिए, इसको घूम रहे, जैसे कि कोई डिस्क पे अपने चलाते हैं तो अपने को क्या लगता है, ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगता है, इसको ये स्लिप नहीं करा, इसका मतलब इधर की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। क्या फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, m ω²r कर लेंगे सिंपली। m का वैल्यू अपने को दिया है 2 kg, ओमेगा 4 मतलब 16 इंटू r, r का वैल्यू कितना दिया है, r का वैल्यू 1 मीटर, ठीक है। तो अपने पास सीधा आ गया ना 32 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर जो इसको बांध के रखा हुआ है, खत्म, बस लिखते के साथ आ गया एक सिंपल सा फॉर्मूला। हे डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज व्हिच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा मिरर में बनता है भाई, कॉनकेव मिरर में ही तो बनता है वर्चुअल इमेज, इसे बोलता है ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये यहाँ पे जिसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आप लिखते हो, क्योंकि ट्वाइस मैग्नीफाइड इमेज है तो इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा 2 टाइम्स v/u, ठीक है ना। hi हाइट ऑफ कितना है, हाइट इसका अगर मान चलो कि 2h है, ये आपका ऑब्जेक्ट h है, तो इसका मतलब 2h/h, तो अपने पास v का वैल्यू क्या आ गया 2u। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपका डिस्टेंस u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस कितना है आपका 2u। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ से 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। ऐसे लिख लो, वैसे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/v का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2u प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/, और कुछ दिया है कि अपने को, अच्छा ये क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ, अच्छा ये आपको ये इसकी वैल्यू दिया गया, u का वैल्यू दिया गया भाई, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो दिया गया अपने को, तो हो गया ना अपने पास, सॉर्टेड है। क्या है, हो जा, हाँ, तो यहाँ से अपने को ये तो दिया हुआ ही है, क्या दिया है, ये दिया है, ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस वो अपने को दिया है कितना 45 सेंटीमीटर, मतलब 3u इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, 3u इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे u का वैल्यू आ चुका आपके पास 15 सेंटीमीटर, बस यहाँ फॉर्मूला लगा लो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, आ चुका है अपने पास v का वैल्यू 2u मतलब 30 माइनस 15 इक्वल्स टू, ये यहाँ प्लस होता है ना कि 1/f, ये कितना आ चुका है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 1/30 प्लस ये सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाती है, यहाँ मतलब माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/f, ये कितना आ जाएगा, ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, f का वैल्यू आ चुका है आपके पास 30 सेंटीमीटर, f का वैल्यू 30 सेंटीमीटर। ऐसा सवाल मतलब है ना, ये 29 जैन को भी पूछा था, है ना, उसमें 45 आंसर आता था, है ना। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पार्टिकल हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट t+1, मतलब 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना दिया गया है, ठीक है, एंड द चेंज इन वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड। तो इसके हिसाब से अपन इक्वेशन लिखेंगे क्या,
v इक्वल्स टू आप लिखोगे u प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। ये चेंज इन वेलोसिटी आपको दिया गया 50 इक्वल्स टू ए इंटू टी, है ना। t मतलब क्या, t प्लस वन माइनस ऑफ टी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपका आ चुका है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, इज्जत के साथ बोला है क्या, 120 है। nth सेकेंड, 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। अपन क्या लिखे थे 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पे, u प्लस ए बाई टू ऑफ n माइनस वन। n का वैल्यू कितना है, t प्लस वन, t प्लस वन माइनस ऑफ वन, माइनस ऑफ वन। तो ये कितना आ चुका है अपने पास, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन। ये है अपने पास 50 रखेंगे तो 25, तो यहाँ से 120 इक्वल्स टू u प्लस 25 2t प्लस 2 माइनस वन, मतलब ये 1 आ चुका है, इतना आ चुका है। ठीक है, अब फिर जाकर आपको पूछा है कि इस वाले में फाइंड द डिस्प्लेसमेंट टी प्लस 2 सेकेंड। यहाँ से फिर जाकर लिख लेते हैं एस टू आपका u प्लस ए बाई टू 50 बाई टू इंटू टी प्लस 2 माइनस वन। यहाँ से अपन करेंगे u प्लस 25 2t प्लस 4 माइनस वन, 2t प्लस 4 माइनस वन। इसकी वैल्यू यहाँ से पुट वगैरह करनी पड़ेगी अपने को, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है। यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 120 इक्वल्स टू u प्लस 50t प्लस 25, यहाँ से 25 मतलब 95 आ चुका है, तो 95 इक्वल्स टू u प्लस 50t। तो यहाँ से अपन लिखेंगे u प्लस 50t प्लस 400 सॉरी ये 100, या इसको मल्टीप्लाई 4 माइनस वन कितना हो जाएगा 3, इसको अपन लिखेंगे 75 डायरेक्ट 75। अब तो u प्लस 50t का वैल्यू कितना है 95, तो 95 प्लस 75 इसको ऐड कर दो आप, 95 प्लस 75 कितना आ जाएगा 100, 170 आ रहा है। इतना नया डिस्टेंस आ चुका है, बस खत्म, है ना। थोड़ा सा इसमें था लेंदी, ये कह सकते हो टफर साइड में था, है ना। थोड़ा सा मतलब टफ किया है इस वाले सेशन की अगर बात करें तो पूरा, है ना। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 5 kg रेडियस 2 मीटर इज रोटेटिंग 10 रेडियन पर सेकेंड। नाउ अनदर आइडेंटिकल डिस्क इज जेंटली प्लेस ऑन द फर्स्ट डिस्क बिकॉज ऑफ इस फ्रिक्शन बोथ डिस्क एक्वायर। अच्छा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा था, इसका मतलब इस तरह का कुछ ये बात कर रहा है। एक ऑलरेडी डिस्क ऐसे मूव कर रहा था, इस पे है एक डिस्क को जेंटली इसमें प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अपने को पता है कि मोमेंटम इसमें कंजर्व रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें लग नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अभी इसका अगर 10 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब अभी आई इंटू ओमेगा कर लेते हैं, फिर दोनों साथ हो जाएंगे क्योंकि आइडेंटिकल है 2 इंटू आई न्यू ओमेगा, आई डैश आ चुका है, ठीक है। तो आई ने आई को हटाया, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब ओमेगा डैश की वैल्यू 5 रेडियन पर सेकेंड, ये नया ओमेगा आ चुका होगा, ठीक है। नया ओमेगा आ चुका है तो फिर जाकर आपको लॉस निकाल लो। लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लो अपन। डिस्क है तो क्या लिखेंगे, आई का वैल्यू 1/2 एम का वैल्यू कितना 5 kg इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस है 2 उसका स्क्वायर 4 मतलब 10, इसका वैल्यू आपके पास 10 आ चुका है, ठीक है। लॉस अपन करते हैं, हाफ आई इनिशियल इंटू ओमेगा 10 से घूम कर रहा था तो 1000 मतलब 100 माइनस हाफ, अब ये 2i हो चुका है, 2i का वैल्यू अपने पास 10 इंटू 25 क्योंकि अब 5 हो चुका है नया वाला ओमेगा, 2 से 2 खत्म, ये यहाँ से आपका फिर से 55 500 माइनस 250 मतलब 250 जूल, आपका ये आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, फिर इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 सेल EMF 8 वोल्ट इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम कनेक्टेड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में। और भी था क्वेश्चन क्या, नहीं इतना ही था।
तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकालना है ए और सी के। तो पहले इस देखो क्लोज लूप है तो करंट दौड़ेगा, करंट की वैल्यू निकाल लो कितना हो जाएगा। इसमें जो करंट दौड़ने वाला 8 वोल्ट यहाँ पे 2 वोल्ट यहाँ पे, इसका मतलब नेट जो करंट इधर की ओर दौड़ने वाला है इस वाले डायरेक्शन में, ठीक हो गया। कितना करंट दौड़ेगा आई इक्वस टू, सीरीज में दोनों सेल लगे हुए हैं तो अपन क्या करें 8 माइनस, दोनों का पोलरिटी अपोजिट है तो 8 माइनस ऑफ 2 मतलब 6 डिवाइड बाय इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या है 6, मतलब 1 एम्पियर का करंट आपको यहाँ पाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो सी से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपने पास वी सी माइनस ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस द रेसिस्टर्स पोटेंशियल ड्रॉप होता है कितना का आई इंटू आर, आई 1 है, आर का वैल्यू 4 है। अब देखो यहाँ से पॉजिटिव पोलरिटी निगेटिव्स निकल लेते हैं मतलब -2। अब यहाँ पर आ गए तो प्लस से निकल रहे हैं मतलब +8। यहाँ से फिर जाके इसी डायरेक्शन जा रहे हैं, वोल्टेज का ड्रॉप होगा आई इंटू आर, आई 1 है, आर का वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू वी ए। तो यहाँ से अपने पास आ चुका है ये क्या वी सी माइनस ऑफ 4 -6 -2 -8, तो -8 + 8 ये तो सारा कैंसिल हो चुका है, मतलब वी सी माइनस वी ए की वैल्यू क्या आ चुका है 0। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ चुका है 0, खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे क्यों होता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इन एंड हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट टू द एनर्जी लेवल इतना। अच्छा, हाइड्रोजन एटम का आपको अगर ये याद है, ये लेवल क्या लिखते थे -13.6 -1.3.4 -1.51 -0.85, इस तरह से। इसका मतलब 1 2 3 4 फोर्थ लेवल में है ये, है ना, फोर्थ लेवल में। फोर्थ लेवल में है, नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस कितने होंगे। तो अपने को पता है कि एक जो जनरल फॉर्मूला है तो होता है इसका क्या n2 - n1 + 1/2 स्पेक्ट्रल लाइंस का ये फॉर्मूला होता है n का। तो यहाँ पे पुट कर दो, किस में है अभी फोर्थ लेवल में, आ किस में रहा 1 में आ रहा है, ठीक है। 4 - 1 + 1/2 प्लस माइनस खत्म। तो ये 2 आ चुका है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ चुका है 6 खत्म, ठीक है। अब इसमें क्या वो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज ई। अच्छा, ई में इसमें एनर्जी स्टोर है ई के बराबर, ठीक है। कैपेसिटर 1 मतलब हाफ CV² की वैल्यू है आपके पास ई के बराबर। इसको क्या कर दिया इस तरह से, मतलब सेम पोलरिटी, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ऐड कर दिया, तो बोला है कि कनेक्टेड इन पैरेलल सॉन देन एनर्जी स्टोर बिकम्स, इतना हो जाता है एनर्जी। तो x की वैल्यू कितनी होएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों का चार्ज, इसका चार्ज जितना है, दोनों चार्ज तो कांस्टेंट रहेंगे इसमें। तो अपन क्या लिखेंगे, इसका जो चार्ज है अपने पास क्या लिखे होगे C × V, यहाँ पे 2C × 2V + 4CV इक्वल्स टू, बाद में इसका मान चलो पोटेंशियल V0 हो चुका है, इसका पोटेंशियल V0 कॉमन पोटेंशियल पा चुका होगा, है ना, चार्ज एक दूसरे को शेयर करते करते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे C × V0 2C × V0। तो यहाँ से आपके पास C का वैल्यू कट कर दो यहाँ से, तो 5V/3 यहाँ से आपके पास V0 की वैल्यू आ गया, नया पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी 5V/3, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 5V/3। तो इनिशियल अब फाइनल एनर्जी निकाल लो, यू फाइनल कितना हो चुका है अपने पास हाफ, है ना। यही तो बोलता है कि कनेक्टेड एंड द एनर्जी स्टोर्स बिकम्स, इतना हो जाता है, ठीक है। तो हाफ C, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना 5V0 25V²/9, तो हाफ 2C, इसका जो पोटेंशियल कितना है 25V0², ओहो 25V0², थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 25V²/9, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 18 दोनों नीचे में, तो ये कितना आ जाएगा 50 + 25 75 CV² डिवाइड बाय 18 आ चुका है, खत्म। ये UF आ चुका है, फाइनल, ठीक है। ये बोलता है फाइनल एनर्जी किसके बराबर है, XE/6 के बराबर है, XE/6 के बराबर है। तो यहाँ से
6 से इसको 3 टाइम्स में कट कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं 25 टाइम्स में, 25 टाइम्स में कट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 25 CV²। और ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू हाफ CV² के बराबर है, हाफ CV² है ना। ये एक्स है ना, एक्स टाइम्स यहाँ पर है ना। तो CV² से भी CV² को आप कट कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है भाइयों और बहनों 50। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 50 आ चुकी है। बस खत्म, सॉल्व हो चुका है, अपना काम खत्म हो गया। अरे हाँ 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 हाँ, ये चलता है क्या इस पर, वाइट वाला चलता ही नहीं है इसमें। वाइट का ऑप्शन क्यों दिया फिर, हमको बेवकूफ़ बना रहा है क्या। हाँ, वायर ऑफ BC है यंग्स मॉडुलस इतना। फाइंड द स्ट्रेन इन द वायर BC। इसमें स्ट्रेन कितना होगा, तो पहले टेंशन कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट फोर्स अपने पास क्या है, नेट फोर्स तो 30 है। नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास 339 इतना आ चुका है। 30 डिवाइड बाई 9 या इसी को लिख सकते हैं 3G डिवाइड बाय 9 मतलब G/3 ये आ चुका है G डिवाइड बाय 3। एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी आ चुकी है। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी आ चुकी है तो इसमें आप टेंशन ढूंढ लो कितना हो जाएगा टेंशन। नीचे की ओर ऊपर की ओर टेंशन T लग रहा है, नीचे लग रहा है आपका 30। तो अपन लिखेंगे 30 माइनस T इक्वल्स टू 3। अच्छा, इसका वैल्यू आप पुट कर दो कितना, G/3 कर देते हैं यहाँ डायरेक्ट। तो 10 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, 3 से 3 को हटा, T का वैल्यू 20 न्यूटन। T इज़ 20 न्यूटन, खत्म। T 20 न्यूटन आ गया तो आपके पास स्ट्रेन क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, गामा इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह का मारामारी चल रहा है, कोई बात नहीं, अपने स्पेस बनाते हैं। तो अपने पास स्ट्रेन ढूंढना, मतलब ये स्ट्रेन ढूंढना है, तो स्ट्रेन को आप क्या लिखोगे, स्ट्रेस फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फोर्स तो अपने पास 20 आ चुका है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 5 × 10⁻⁻⁴ और गामा की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11। तो अपने पास ये 10 आ चुका है, 10 आ चुका है, 10 से ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा तो मतलब 2 × 10⁻⁻7 आ चुका है, ये स्ट्रेन आ चुका है। ठीक है, फाइंड द स्ट्रेन इन वायर इन द यूनिट 10⁻⁻4 मतलब इसको 10⁻x × 10⁻³ कर दो, मतलब 2 mm आ जाएगा, है ना, मिलीमीटर, है ना, 2 mm आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, इसका ये भी करना है आप लोगों को, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको आप उसमें कन्वर्ट कर दो मीटर स्क्वायर में, 10⁻⁻, इसे भी मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, इसको कन्वर्जन भी करना जरूरी है ना अपने को। 10⁻⁻4 10⁻⁻4 एक और आ चुका है, तो इसका मतलब ये ऊपर में 10⁻³ जाने वाला है, 10⁻³ जाने वाला है। और इसका आंसर कैसे करना है, 10⁻⁻4 × x, तो x × 10⁻⁻4 कर लो, तो ये इधर की ओर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन इज 20, ये आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, समझा गया आपने, अरे चमका गया, बस ख़त्म हो चुका है अपना सवाल, है ना। तो ये सेशन का अगर आपको पूरा ओवरऑल कंक्लूजन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा टफर साइड था इसका, है ना, कह सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तुक्केबाजी नहीं करना। तुक्केबाजी करते हो तो फिर जाके कहीं ना कहीं आपको जो मार्क्स आने वाला भी होता है तो वो भी स्वाहा हो जाता है, इसलिए तुक्केबाजी से बचिए आप। हो सकता है फिर इसका नॉर्मलाइजेशन होकर बाद आपका मार्क्स अच्छे आ जाए, है ना, आप वो उसके लिए चिंता नहीं करना। ठीक है, मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तुक्केबाजी मत कीजिए, जितना हो सके आप जो है ना अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए रहते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए, है ना, आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, अरे कर सकते हो यार, मानो तो सही आप। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, इसी तरह से मचाते रहिए और अच्छे से दीजिए, मोटिवेट है कोई एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर द फ्यूचर एक्सपीरियंस।